पिथौरागढ़ पहुंचे सीएम धामी ने किया रोड शो। धामी एक झलक पाने के लिए रोड शो में उमड़ी भीड़। पार्टी कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का जमकर किया स्वागत। सीएम धामी ने पिथौरागढ़ में 88 लाख की लागत से बने 38 कार्यों का किया लोकार्पण। 12 करोड़ से ज्यादा की लागत से बचने वाली 26 योजनाओं का किया शिलान्यास। पिथौरागढ़ में आयोजित दीदी बहना नारी शक्ति महोत्सव में सम्मिलित हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होकर विभागीय एवं स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाए गए स्टॉलों को किया अवलोकन। सीएम धामी ने धारचूला की दारमा व्यास घाटियों की आई महिलाओं से किया मुलाकात। बागेश्वरी चरखे तकली से ऊन कताई और पारंपरिक कालीन निर्माण का किया अनुभव। पिथौरागढ़ में रोड शो से अभिभूत हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ट्वीट कर जताया आभार। कहा जन विश्वास का मजबूत आधार डबल इंजन की सरकार। हल्द्वानी में केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने रामलीला मैदान के राम मंदिर का किया हनुमान चालीसा पाठ। स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में भी हुए शामिल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। रुक कर लेते हैं खबरों का। हल्द्वानी में केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने रामलीला मैदान के पास राम मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ कर स्वच्छता अभियान चलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर चलाए जा रहे इस स्वच्छता अभियान के मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट के साथ भाजपा कार्यकर्ताएं और स्थानीय लोग भी अभियान में शामिल हुए। अजय भट्ट ने कहा कि राम मंदिर बनने से इस समय पूरे देश में भक्तिमय माहौल है और लोग 22 जनवरी को बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उस दिन सभी लोग दिए जलाकर और आतिशबाजी कर दिवाली मनाएंगे। पूरा विश्व आज उत्साहित है, पूरा भारत आज उत्साहित है और वो श्री राम जो जन जन के आराध्य हमारे हैं, उन प्रभु श्री राम का 500 वर्ष बाद आज जो टेंट में वहाँ स्थापित थे, भव्य दिव्य अपने मंदिर में 22 तारीख को विराजमान होंगे। इस निमित्त जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी प्रत्येक मंदिरों में स्वच्छता का कार्यक्रम चला जा रहा है। देखिए, इसे ही राम राज्य कहेंगे। जैसे कि हमारे बहुत ही प्रख्यात संगीतकार आदरणीय रविंद्र जैन जी ने एक भजन गाया था कि जिस दिन राम का भवन बन जाएगा उस दिन भारत में राम राज आएगा। आज तक हमने देखा कि कोई भी मंत्री या कोई भी पदासीन व्यक्ति छोड़िए, क्षेत्र के स्वयं के भक्तजन यहाँ पे सफाई करने कभी नहीं आए, किसी मंदिर में नहीं आया। इसी मंदिर में क्या, नहीं तो बगल में लोग रहते हैं, सफाई करने आ भी सकते हैं। हमको तक कह दे रहे लोग हमारे घर अभी तक अक्षत नहीं आई है, भिजवा दीजिए जल्दी। फिर हम उन लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह फलानी जगह भी अक्षत अभी नहीं पहुंचे हैं और कहीं कहीं तो मैं स्वयं भी चले जा रहा हूं। लाइए मैं वितरित कर देता हूं। भगवान हमारे आराध्य देव है भगवान राम जी, उसमें क्या जय। जनता की समस्याएं सुनने के लिए आज जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा क्षेत्र के जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम के साथ और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जहां लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। समस्याएं सुनने के बाद कुछ समस्याओं का मौके पर निस्तारण कर दिया गया, कुछ समस्याएं जांच के बाद निस्तारण के आदेश दिए गए। आपको बता दें कि जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में काफी लंबे समय से लोगों की समस्याएं का जमावड़ा लगा हुआ था, जिनको सुनने के लिए आज उधम सिंह नगर के एडीएम जय भारत सिंह, विधायक आदेश चौहान के साथ समक्ष विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे, जहां दर्जनों भर से अधिक लोगों ने अपनी शिकायतें रखी, जिसको सुनने के बाद एसडीएम ने समक्ष विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। कुछ समस्याओं का तो मौके पर समाधान हो गया, कुछ समस्याओं को जल्द से जल्द जांच कर निपटाने के निर्देश दिए। हमारे जिलाधिकारी महोदय को आना था, लेकिन उनकी कोई मीटिंग होने की वजह से वो एडीएम जय भारत जी आए, उन लोगों की समस्या हल हो। लेकिन वजह क्या है कि अगर जिलाधिकारी क्योंकि बहुत दिनों से आए नहीं, किसी दिवस में मैंने कहा भी दिया तो बहुत देर से दिवस लगे, जिससे कि जनता की स्थायी समस्या का समाधान हो सके। क्योंकि खाली खाना पूर्ति होने से अधिकारियों का भी समय बर्बाद होता है, जनता का भी समय बर्बाद होता है और पैसे का भी बर्बादी होती है। तो अगर जिलाधिकारी होते तो मैं समझता हूँ कि इसका ज़्यादा रिजल्ट होता। तो अब कुछ समस्याएं हैं जो हल हो सकती हैं, कुछ ऐसी हैं जो नहीं हो सकती।
खबर लक्सर से है, जहां तहसील मुख्यालय पर आयोजित तहसील दिवस 24 से अधिक से शिकायतें आईं। वहां तहसील दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि ज्यादा शिकायतें अवैध कब्जे, नलकूप, बिजली आदि से संबंधित आई हैं, जिन्हें संबंधित विभागीय अधिकारियों को निस्तारण के लिए सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि शासन की गाइडलाइन के अनुरूप फरियादियों की समस्याओं का समय से निवारण करना ही प्रशासन का मकसद है। टोटल हमारे पास 27 शिकायतें आई हैं, जिसमें से जो मैक्सिमम शिकायतें हैं वो जैसे चक्रोड की पैमाइश हैं, अवैध कब्जे हैं और नलकूप से संबंधित है, जैसे कुलावे का है, ट्यूबवेल का है और बाकी कुछ मुआवजे से संबंधित भी शिकायतें आई हैं। तो हमने जो संबंधित विभाग है उनको डायरेक्शन दे दिए हैं और हफ्ता 10 दिन में जितनी भी शिकायतें हैं सभी का निस्तारण करवा दिया जाएगा। हल्द्वानी में प्रशासन द्वारा किए जा रहे सड़क चौड़ीकरण को लेकर व्यापारियों ने अब विरोध तेज कर दिया। प्रभावित हो रहे व्यापारियों ने आज अपनी दुकानों को बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने मुख्य बाजार से नगर निगम तक जुलूस निकालकर नारेबाजी की और सड़क चौड़ीकरण के नाम पर प्रशासन द्वारा बेवजह व्यापारियों का उत्पीड़न कर दुकान तोड़ने का आरोप लगाया। व्यापारियों का कहना है कि उनका विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा और कल मशाल जुलूस निकालकर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। यही नहीं, व्यापारियों ने उनकी दुकानें तोड़ने पर प्रशासन को चेतावनी भी दी। वर्तमान में सरकार जो है व्यवस्थाएं ये सब छोड़ करके केवल व्यापारियों का शोषण करने पे लगी है और अब व्यापारी जाग चुका है। व्यापारियों का शोषण, अत्याचार किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग न्यायोचित मांग कर रहे हैं। जो 70 से लेके 100 साल तक ये बसे हुए व्यापारी हैं, ये आज तक अतिक्रमणकारी नहीं थे, आज अचानक अतिक्रमणकारी कैसे हो गए? सर, मैंने भी पहले हमने एक ज्ञापन दिया था, डीएम साहब को भी दिया था, अशोक चौधरी जी को भी दिया था कि हल्द्वानी में सबसे ज़्यादा मांग आईएसबीटी की है। आईएसबीटी बनेगा तो अपने आप ही काफ़ी यातायात शिफ्ट हो जाएगा। उसके बावजूद अगर शहर कंजस्ट है तो उसके बाद एक 100 बेड का आयुर्वेदिक अस्पताल बनाया। ये सामने महिला अस्पताल 100 बेड का बन रहा है। मुझे बताइए इसमें पार्किंग की जगह है? 100 बेड का अस्पताल आपके सामने बन रहा है, किस आधार पर बन रहा है? सरकार द्वारा दी गई दुकानें हैं, फ्री होल्ड दुकानें हैं। ये हमारा जिला प्रशासन, हमारी सरकार किसे अतिक्रमण करे, मुझे तो मतलब यही समझ नहीं आया। क्या हम अतिक्रमणकारी हैं? तो ये कौन है, मैं पूछना चाहता हूँ। 70 सालों से लोग व्यापार कर रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं, बड़ा भय का माहौल है घरों में, महिलाएं बच्चे खाना नहीं खा पा रहे हैं, लोगों को नींद नहीं आ रही है। ऐसा ही रहा तो कहीं जल्दी सुनने को मिल जाएगा कि फला व्यापारी ने आत्महत्या करी, सुसाइड किया, क्या उनके किसी परिवार ने ऐसा लिया? नहीं, देखिए सरकार बसा नहीं पा रही है। बड़े प्रोजेक्ट जो हैं, जो हमारा आईएसबीटी था, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम जो हमारे शहर को झेलना पड़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने घोषणा करी रिंग रोड की, जिसकी आवश्यकता है। आप ये दुकानें तोड़ के यहाँ पे दहशत का एक माहौल, पहले कितनी बारी चिन्हीकरण इन लोगों ने करा, शासन प्रशासन ने, इन्हें समझना चाहिए। लाल निशान लगा दिए, +1 +2 हर जगह दीवारों पे लगा दिए। भय के वातावरण में व्यापारी व्यापार कर रहा है। और ये दुकानें इतनी पुरानी है, 70 साल पुरानी दुकानें, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था और जब मैं छोटा सा बच्चा हूँ तब से मैं दुकानों का स्वरूप देख रहा हूँ। मेरा फिर भी दावा है कि ये चौड़ीकरण के नाम पे जो भी ये विध्वंस कर रहे हैं, उसके बाद भी ट्रैफिक की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं आना है, जाम फिर भी यहाँ लगेगा। बीते दिनों देहरादून के राजपुर क्षेत्र में 12 वर्ष के बच्चों पर गुलदार के द्वारा हमला के बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था। गुलदार के हमले में बच्चे के सर की खाल निकल गई थी। घायल बच्चे को दून मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था। दून अस्पताल के CMS अनुराग अग्रवाल ने कहा कि बच्चे के सिर के खाल की प्लास्टिक सर्जरी की जा रही है और प्रथम चरण की प्रक्रिया को पूरा कर दिया गया है और बच्चे की हालत सामान्य है। हाँ देखिए, बिल्कुल वो 12 साल का।
हाँ देखिए, बिल्कुल वो 12 साल का एक बच्चा जो कि अपने दोस्तों के साथ पिकनिक करने गया था और वहाँ गुलदार का हमला हुआ। उस बच्चे की बिल्कुल सराहना की जानी चाहिए उसके दोस्तों की कि वो उसको बचाकर बाहर ले आए। ऐसे में उसके जो सिर के पीछे का हिस्सा है उसकी स्किन को गुलदार ने नोचा है और दूसरा उसका एक थाई पर भी, जांघ पर भी पंजे मारे हैं। तो वो चीज़ों में तो थोड़ा टाइम लगता है उसको हील होने में। तो आज अब तीसरा दिन है तो आज उसकी एक सर्जरी, जिसके कई स्टेप रहते हैं, तो पहला स्टेप आज सर्जरी करी गई है जिसमें उस वुंड की क्लीनिंग कर आगे उसमें एक स्किन ग्राफ्ट लगाया जाएगा। और जो कल तक की वो थी सिचुएशन और आज सुबह की, उसमें बच्चा बिल्कुल स्टेबल बना हुआ है, कोई बुखार नहीं है, वो हल्का खाना भी ले पा रहा है और उम्मीद करता हूँ कि ये सर्जरी भी सफल होगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बीते वर्ष बरसात के दौरान नैनीताल की ठंड में हुए भारी भूस्खलन के ट्रीटमेंट का काम शुरू हो गया है। भूस्खलन से कुमायूं विश्वविद्यालय के केपी और गौरा देवी छात्रावास के साथ पूरे इलाके को खतरा बन गया था। अब सिंचाई विभाग ने करीब 12 करोड़ से इस ट्रीटमेंट का काम शुरू कर दिया है। ट्रीटमेंट के दौरान सेल्फ ड्रिलिंग विधि से एंकरिंग का काम होना है तो माइक्रो प्लाइंग, आरसीसी, रिटाइनिंग वॉल के साथ अन्य कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही पहाड़ी में सौंदर्यकरण का भी कार्य होना है। आपको बता दें कि नैनीताल की ठंडी सड़क में 2021 में भूस्खलन हुआ था, जिससे कुमायूं विश्वविद्यालय परिसर में कुछ हिस्से खतरे में आ गए थे। सरकार से बजट स्वीकृत होने के बाद अब ट्रीटमेंट का काम शुरू हुआ है। सिंचाई विभाग का इसमें प्रोटेक्शन वर्क का प्रपोजल था जो गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है। वर्तमान में जो इसका सुदृढ़ीकरण है वो काम अभी शुरू हुए हैं। भविष्य में इसको सौंदर्यीकरण करने, पर्यटन की दृष्टि से अन्य इसमें आकर्षक चीज़ें कराए जाने के लिए भी एक प्रपोजल वर्तमान में विचाराधीन है। वो जैसे ही सैंक्शन हो जाएगा उसके अनुसार स्ट्रेंथनिंग के काम के बाद उसको टेकअप किया। लोकसभा चुनाव से पहले देवभूमि उत्तराखंड में राजधानी का मुद्दा गर्म गया है। दरअसल देहरादून के रायपुर में नए विधानसभा भवन के मिली वन भूमि की एनओसी केंद्र सरकार ने निरस्त कर दी है, जिसके बाद राज्य में स्थायी राजधानी बनाम अस्थायी राजधानी का मुद्दा भी गर्मा गया है। बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड में देहरादून के विधान भवन के अलावा गैरसैंण में भी विधानसभा भवन मौजूद है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में तो सरकार ने विधानसभा के साथ ही पूरी टाउनशिप की बसाई हुई है, लेकिन यहां सिर्फ बजट सत्र के अलावा 26 जनवरी, 15 अगस्त और राज्य स्थापना दिवस पर ही कोई हलचल रहती है। बाकी समय टाउनशिप वीरान रहती है। वहीं सरकार ने पूर्व में भी गैरसैंण विधानसभा भवन के संसदीय शोध केंद्र बनाने की घोषणा की थी, लेकिन इसका भी कहीं अता पता नहीं चल रहा है। इस कारण गैरसैंण विधानसभा का प्रयोग सिर्फ बजट सत्र के दौरान ही हो पाता है। दूसरी तरफ देहरादून के मौजूद विधानसभा भवन में सरकार लगातार नए निर्माण कराती रहती है। ऐसे में रायपुर में तीसरे विधानसभा भवन की उपयोगिता पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं विपक्ष ने केंद्र के फैसले का स्वागत करते हुए धामी सरकार पर विधानसभा के नाम पर फिजूल खर्ची का आरोप लगाया। उनका कहना है कि राज्य की आर्थिक स्थिति पहले ही खराब है। कर्ज के सहारे सरकार कर्मचारियों को वेतन दे रही है। ऐसी परिस्थिति में नई विधानसभा से राज्य पर कर्ज का बोझ और बढ़ेगा। बता दें कि गैरसैंण में बनी विधानसभा भवन के नाम पर पहले ही करीब 200 करोड़ खर्च हो चुके हैं। इस भव्य भवन के निर्माण के बावजूद इसका उपयोग साल के महज कुछ ही दिनों में पता है। सवाल ये है कि क्या धामी सरकार राज्य में फिजूल खर्ची को बढ़ावा देकर गैरसैंण में बनी राजधानी की उपयोगिता को कम करने की कोशिश कर रही थी? आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। पहले देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में नई विधानसभा के निर्माण पर सियासत गर्मा गई है।
हुआ यूं कि विधानसभा भवन के लिए मिली वन भूमि की एनओसी केंद्र सरकार ने निरस्त कर दी है, जिसके बाद देहरादून के रायपुर में प्रस्तावित नई विधानसभा और सचिवालय का निर्माण खटाई में पड़ गया है और इसके लिए दी गई करीब 60 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरण की सैद्धांतिक मंजूरी केंद्र सरकार ने रद्द कर दी है। इसके पीछे मंजूरी की शर्तों का समय पर और ठीक तरह से अनुपालन न करने की वजह बताया गया है। वहीं केंद्र के इस फैसले के बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने केंद्र के फैसले का स्वागत किया है, साथ ही सरकार पर फिजूल खर्ची का आरोप लगाया है। वहीं राज्य के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस सरकार के समय रायपुर में नई विधानसभा के निर्माण का फैसला लिया गया था। जैसा भी जानकारी मुझे मिली है उसमें यह है कि जो केंद्र सरकार से इसका जो विषय था वो फिलहाल उसे उन्होंने स्थगित किया है। तो निश्चित रूप से ये पहले से जगह निश्चित थी और जहाँ तक मुझे जानकारी आती है कि ये कांग्रेस के टाइम पे इसका उस वहाँ विधानसभा बनने का निर्णय हुआ था और अब चूंकि ये विषय नया आया है, नया डेवलपमेंट है, तो नए सिरे पे उस पर बातचीत करेंगे। एक ऐसा प्रदेश जो अपने यहाँ तनख्वाह देने के लिए भी लगातार कर्ज ले रहा है और कर्ज में डूब रहा है, कर्ज का ब्याज देने के लिए हम लोग कर्ज ले रहे हैं, ये स्थिति उत्तराखंड की है। ऐसे में जब गैरसैंण में एक राजधानी ऑलरेडी बन चुकी है, देहरादून में हमारा काम अच्छे से चल रहा है, पिछले 22-23 सालों से हम इसी विधानसभा में काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ये मानना है ये फिजूल खर्ची है और चूँकि राज्य का निर्माण, उत्तराखंड राज्य का निर्माण जिन चीज़ों को लेकर हुआ, जिन अवधारणाओं को लेकर हुआ, जिन चिंताओं को लेकर हुआ, उसके हिसाब से सारा पैसा गैरसैंण में ही खर्च होना चाहिए और गैरसैंण को स्थायी राजनीति के रूप में। आपको बता दें कि राज्य सरकार की रायपुर में थानों और रोड पर स्पोर्ट्स और कॉलेज के पास नई विधानसभा, सचिवालय, मंत्रियों के आवास और कार्यालय बनाने की योजना है। इसके लिए फरवरी 2014 में सरकार ने रायपुर रेंज की करीब 59.9 हेक्टेयर वन भूमि राज्य संपदा विभाग को ट्रांसफर करने का प्रस्ताव फरवरी 2016 में इसके लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी और इसके साथ ही राज्य से फेज 1 की विधिवत मंजूरी के लिए सैद्धांतिक मंजूरी की शर्तों के अनुपालन का प्रस्ताव मांगा, लेकिन सरकार की ओर से करीब 5 साल बाद 2022 में इसका प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया और इसका परीक्षण करने पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने भी पाया कि प्रस्ताव बिना नियत जगह चिन्हित किए भेजा गया। प्रस्ताव में देरी और नियत जगह चयन न होने के आधार पर केंद्र ने 2016 में दी गई लैंड ट्रांसफर की सैद्धांतिक मंजूरी रद्द कर दी, जिसके बाद विपक्ष अब सत्ता पक्ष पर हमलावर हो गया। बिल्कुल नहीं, यह छोटा सा प्रदेश है और इस प्रदेश में एक ही राजधानी होनी चाहिए और जो उत्तराखंड के संपूर्ण जनमानस चाहता है कि वहाँ की राजधानी गैरसैंण बने, वही बननी चाहिए। एकमात्र स्थायी राजधानी गैरसैंण बने, पहाड़ की राजधानी पहाड़ पे, तभी यहाँ का विकास भी संभव है। भाजपा एक प्रकार से भ्रमित कर रही है जनता को और भाजपा को लेना देना नहीं जनता से, जबकि भाजपा ने 2002, 2007, 2012, 2018 सारे इलेक्शन गैरसैंण राजधानी पर लड़े हैं और आज वो इस मुद्दे को भूल चुकी है कि यहाँ स्थायी राजधानी गैरसैंण बननी चाहिए। राजधानी ग्रीष्मकालीन गैरसैंण को घोषित कर दिया था त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, लेकिन उसके बारे में आज तक धामी सरकार स्टैंड क्लियर नहीं कर पाई है कि वो ग्रीष्मकालीन है या भविष्य में वहाँ पर स्थायी राजधानी होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर जनता को गुमराह करने का काम करती है। ये तो कांग्रेस का ऐलान था कि भाई हम गैरसैंण को धीरे धीरे स्थायी राजधानी के रूप में विकसित करेंगे और वो शुरुआत हमने करी भी थी। शुरुआत करने के बाद जितना आज इंफ्रास्ट्रक्चर गैरसैंण में है वो कांग्रेस की ही देन है। भारतीय जनता पार्टी ने तो वहाँ कोई काम ही नहीं किया, केवल नामकरण किया उसका। कांग्रेस बेतुकी बातें करने की उनकी आदत हो गई है और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में जो प्रदेश की जनता के लिए सबसे अच्छा होगा उस कार्य को करती है और अगर कोई प्रस्ताव केंद्र से खारिज हुआ है तो उस पर केंद्र की सरकार की ओर से वो किया जाएगा और भाजपा सरकार की मंशा प्रदेश में विकास की गति को आगे बढ़ाना है। और
कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले देवभूमि उत्तराखंड में राजधानी का मुद्दा गर्मा गया है। एक तरफ जहां गैरसैंण में विधानसभा के निर्माण पर 200 करोड़ से ज्यादा खर्च के बावजूद सरकार इसका उपयोग नहीं कर पा रही है, तो दूसरी ओर रायपुर में धामी सरकार नई विधानसभा, सचिवालय, मंत्रियों के आवास और कार्यालय बनाने की योजना बना रही है। हालांकि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने एनओसी को निरस्त कर दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि उत्तराखंड में तीसरे विधानसभा भवन की जरूरत क्यों है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। नहीं, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।